जी, कल हमने बॉइलिंग पॉइंट पर कभी जो है वो काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन की थी और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हाई एल्टीट्यूड एट हाई एल्टीट्यूड फूड टेक लॉन्गर टाइम टू कुक बिकॉज़ ऑफ द लो बॉइलिंग टेम्परेचर। क्योंकि हाइट पे जाने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम इसका मतलब टेम्परेचर कम। तो पानी जल्दी-जल्दी बॉयल होकर खत्म हो जाता था और मीट, पल्सेस, बीन्स वैसे ही पड़े रह जाते थे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि प्रेशर कुकर के लिए बात जो है वो आपको करनी है। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है? रैपिड कुकिंग होती है। क्यों होती है? आपने अगर कभी प्रेशर कुकर देखा और उसका लिड देखा हो, बड़ा हेवी सा होता है। तो जब हम उस लिड को सील करते हैं, उसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमें बंद करना होता है। तो इनसाइड कंटेनर प्रेशर क्या हो जाता है ज़्यादा? किससे? एक्सटर्नल प्रेशर से। आप जानते हैं जब प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? ज़्यादा। तो उस वक़्त तक जब तक बॉइलिंग ऑफ वाटर होगा तब तक मीट, पल्सेस, बीन्स क्या हो जाते हैं? कुक हो चुके होते हैं और फिर वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं जब वो बॉयल होता है। तो क्या प्रेशर कुकर में आपके पास कुकिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ द इंक्रीज़्ड इन प्रेशर। क्यों भई? क्योंकि वहाँ पर इनसाइड प्रेशर इंक्रीज़ेस ड्यू टू व्हिच हायर बॉइलिंग टेम्परेचर। तो वाटर को बॉयल होने में टाइम लगता है और साथ-साथ उस टाइमिंग में वो तमाम फूड कंटेंट क्या हो जाता है? कुक हो जाता है। ये दोनों रीज़न्स आपने नोट्स में से या फिर जो है वो जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताए हैं, आपने इसे अच्छे तरीके से देखने हैं। इसके बाद आपके पास इस लिक्विड का जो बहुत ही छोटा-सा एक पार्ट बच जाएगा दैट इज़ वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है? बेटा कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं some liquids which decompose at its boiling point। समझ रहे हैं ये डिकम्पोज का मतलब क्या है? अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए कहूँ कि बॉइलिंग पॉइंट गिव द प्योरिटी ऑफ लिक्विड, यानी अगर आप किसी लिक्विड को चेक करना चाहते हैं कि वो प्योर है या इम्प्योर है तो आप क्या करें उसका बॉइलिंग पॉइंट ले लें। एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट अगर आ रहा है तो उसका मतलब वो प्योर है और अगर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब वो इम्प्योर है। सही। और वहाँ पे प्रेशर इम्पैक्ट नहीं देखते हैं, ज़ाहिर-सी बात है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट हमें पता होगा कि हम जिस प्रेशर पर हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आना चाहिए, तो कौन-सा प्योर वन होगा और कौन-सा इम्प्योर वन होगा। तो सम लिक्विड्स व्हिच डिकम्पोज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जब वो डिकम्पोज हो जाएँगे, तो फिर हम उनकी प्योरिटी कैसे चेक करेंगे? हमें उनकी डिकम्पोज़िशन क्या करनी है? प्रिवेंट करनी है। हम चाहते हैं कि वो बॉयल भी हो जाए और डिकम्पोज भी ना हो। तो इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिक्विड्स को लो प्रेशर पर उनका प्रेशर हम क्या कर देते हैं? लो प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? लो। यानी वो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो जाते हैं? बॉयल। और हमें पता होगा हमने किस रेशो में प्रेशर कम किया, उसी रेशो में बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए। तो वो लिक्विड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाए, डिकम्पोज होने का मतलब ये होता है उनका अपना उनका अपना क्या होता है बेटा? यानी लो प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? उनका अपना स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो चुका होता है।
और इस डिस्टर्बेंस में जाहिर सी बात है वो लिक्विड लिक्विड नहीं रहता है, बल्कि वो एटम, आयन और मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका हो। तो इस चीज से बचाने के लिए हम उन लिक्विड्स को लो प्रेशर पर करते हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर आप लें तो अक्सर एक रीजन आता है, ग्लिसरीन इज डिस्टिल्ड। Glycerine is distilled at low pressure. ग्लिसरीन एक लिक्विड है, डिस्टिल्ड मतलब प्यूरिफाई। वो कह रहा है कि लो प्रेशर पर हम उसे प्यूरिफाई करते हैं, क्योंकि ग्लिसरीन का की डिस्टिलेशन का मतलब यह है कि प्यूरिफिकेशन, और प्यूरिफिकेशन के लिए आप क्या देख रहे होते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ग्लिसरीन अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाता है, डिकम्पोज। तो हम उसको डिस्टिल करते हैं, यानी हम उसकी प्यूरिफिकेशन चेक करते हैं किस पर, लो प्रेशर पर, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम। दैट इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड स्टेट। सही, चैप्टर 2 का लिक्विड स्टेट यहाँ तक खत्म होता है। जितने कॉन्सेप्ट्स बताए आपने देखा होगा, कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन नहीं। आप नोट्स में देखेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन के 2 पैराग्राफ होंगे, आपको वो दोनों पैराग्राफ बहुत अच्छे से याद करना है। फर्स्ट में डेफिनेशन है, सेकंड में आपके पास क्या है, सिंपल रीजन का आंसर है। अब जो हम बात करेंगे वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आप जानते हैं डेफिनेट शेप और डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम। और डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम की वजह से ये क्लोजली पैक्ड होता है। और क्लोजली पैक्ड का मतलब आप समझते हैं कि वहां स्ट्रॉन्ग होती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, among particles, और नेग्लिजिबल डिस्टेंस कह सकते। इनमें वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, पार्टिकल्स में वाइब्रेशनल अपनी ही जगह पर मेन पोजीशन पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये इतनी आसानी से डिफ्यूजन शो नहीं करते। सही। और अब जो मैं आपको ये बातें बता रही हूँ वो बिहेवियर ऑफ सॉलिड में आती है, यानी सॉलिड कैसे कैसे बिहेव कर सकता है। सही, सॉलिड में डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? रेट ऑफ डिफ्यूजन is slow as compared to other states. Next, वहां पे क्यों ऐसा हो रहा है भाई? क्योंकि वहां पे वाइब्रेशनल है, मॉलिक्यूल या पार्टिकल अपनी ही जगह पे मूव कर रहे होते हैं, उनके अंदर अपनी ही एनर्जी मौजूद है। वो एक जगह से दूसरी जगह खुद मूव नहीं कर सकते जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। तो आप
फॉर एग्जाम्पल आप जिस पेन से लिख रहे हैं और आप जिस पेपर पे लिख रहे हैं, दोनों सॉलिड की एग्जाम्पल हैं, दोनों एक दूसरे में डिफ्यूज आउट नहीं हो रहे। हाँ, इंक हो रही है, लिक्विड, ये ना वो कैपिलरी एक्शन वाली बात याद करना। तो अगर आप दीवार पे कील भी ठोकना चाहते हैं तो क्या करते हैं, आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, दो सॉलिड्स, है ना। आप ग्रिल बना रहे होते हैं, अगर विंडो ग्रिल्स जो बन रही होती हैं आयरन से, तो वो भी क्या कर रहे होते हैं, यस, बहुत ही हाई टेम्परेचर दे रहे होते हैं, तब कहीं जाकर वो हमें डिफरेंट शेप्स में नजर आती है। अगर मैं सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं, कंप्रेसिबिलिटी, तो इट इज नियरली जीरो, ना होने के बराबर। आप सॉलिड को कंप्रेस करें, तो कंप्रेस करने पे क्या होगा, वो टूट जाता है ना। मुड़ना सिर्फ मेटल्स की ही खास बात है। आप वुड ले लें, आप या कोई और ऑब्जेक्ट ले लें, प्लास्टिक ले लें, ग्लास ले लें, आप उसे कंप्रेस करना चाहेंगे तो वो क्रैक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई गैप मौजूद नहीं। तो इसका मतलब वहां आप सॉलिड को डीफॉर्म होते हुए देखेंगे। डीफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, डीफॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है बनना, डीफॉर्म का मतलब टूट जाना। व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड, जब आप उसे कंप्रेस करना चाहते हैं, सॉलिड डीफॉर्म और चेंज इट्स शेप, टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन इनटू सम पार्टिकल्स। नेक्स्ट, जब आप सॉलिड को हीट करते हैं, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड ऑन हीटिंग, क्या होगा, सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड। ये कुछ बिहेवियर ऑफ सॉलिड से रिलेटेड कहानी, और भी इसके कुछ एक दो पॉइंट्स हैं। ये जैसे जैसे आप हीट करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आप जैसे जैसे हीट करते हैं वैसे वैसे आपके पास क्या हो रहा होता है, यस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाती हैं, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ इच स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस इनटू लिक्विड। नेक्स्ट वन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऐसे सॉलिड्स होते हैं which directly convert into gas, into gas, यानी सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में, और दो सॉलिड्स आर नोन एज सब्लाइम्स। तो कैम्फर ले लीजिए, उर्दू में जिसे काफूर कहते हैं, आयोडीन, सॉलिड जो है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप ड्राई आइस कहते हैं, नेफ्थलीन, ये सब क्या है, ऐसे सॉलिड्स हैं जो डायरेक्टली रूम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं। क्विकली, यू हैव 2 मिनट्स, क्विकली इन जो है वो बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स को रिव्यू करें, और उसके बाद मैंने आपसे एक इंपॉर्टेंट बात
तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। द टॉपिक इज classification. Solids are classified on the basis of their shape. आप सॉल्ट को उठाएं और फिंगर टिप्स पे लेके जाएं। आप सॉल्ट उठाएं और उसे फिंगर टिप्स पे लेके जाएं। आपको फिंगर टिप्स पे फील होगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल। आप टेल्कम पाउडर लें और इसे फिंगर टिप्स पे लेके जाएं। वो आपको फील नहीं होगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स आप फील नहीं कर पाएंगे। तो आप प्लास्टिक को फिंगर टिप्स पे लेके जाएं, फील नहीं होगा। आप लेदर को फिंगर टिप्स पे लेके जाएं, फील नहीं होगा। लेकिन आप जितने भी, आप सैंड ले लीजिए या आप जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स ले लीजिए, उन सबको जब आप फिंगर टिप्स पे लेके जाएंगे तो वो हमें फील हो जाता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक टर्म छुपी है, क्रिस्टल। और क्रिस्टल का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। एमॉर्फस एमॉर्फस सॉलिड्स में एम इज विदाउट और मॉर्फ कहते हैं शेप। तो इसका तो नाम ही बता रहा है, विदाउट शेप। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स मतलब हाँ जी, जहां पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मौजूद होगा। तो इसका मतलब आप जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, उन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को अगर हम देखें तो वो 2 तरह की बातें हमें नजर आती हैं। द फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड वन इज एमॉर्फस। सही है, इसमें मैं बिल्कुल भी पूरा पूरा नहीं लिख पाऊंगी। आप कहेंगे मैं ऐसा नहीं है, आपने सॉलिड, आपने लिक्विड में भी ऐसे ही कहा, लेकिन आपने देखा होगा जो टॉपिक नहीं है बस वही लिख पाएगा। लेकिन यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है लर्निंग के लिए। आप आसानी से इसे देख सकते हैं। मैं सिर्फ इसे समझाऊंगी क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसका पहला जो आपके पास डिफरेंस है वो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री समझते हैं जहां कोई पर्टिकुलर क्या हो, एंगल्स, और पर्टिकुलर क्या हो, साइड्स। तो इसका मतलब इसमें पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल repetitive regular स्ट्रक्चर। इसको अगर मैं समझाऊं ना तो ये बात हमेशा याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, आप जो एक सॉल्ट पार्टिकल देख रहे हैं उसको अगर मैं माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करूं तो उसका ये क्यूबिक स्ट्रक्चर नजर आए। इसमें आप देखें 3 डायमेंशन आपको कैसे नजर आ रही है, एक्स, वाई, जेड। तो जहां पर ये तीनों डायमेंशन मौजूद होंगे और हर डायमेंशन का अपना एक एंगल है, अल्फा, बीटा, गैमा। हर डायमेंशन का अपना एंगल है। जहां पे ये तीनों साइड्स होंगे, जहां पे ये तीनों एंगल्स होंगे, उसे आप क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन। क्यों भाई? क्योंकि आप पार्टिकल्स जो कि 3 डायमेंशनल रिपीटेटिव रेगुलर स्ट्रक्चर में होते हैं उसे आप कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। जिसे आप क्रिस्टल कह रहे थे उसका पूरा नाम क्या है, क्रिस्टल लैटिस। और इनका हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का इस ज्योमेट्री की वजह से अपना क्या होता है, डेफिनेट शेप। याद रहे, मैं सिर्फ की पॉइंट लिख रही हूँ, सही, कोई प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिख रही। इमॉर्फस, इमॉर्फस इमॉर्फस क्यों है? क्यों, नाम ही बता रहा है, विदाउट शेप। सही है, ये इसमें पार्टिकल्स
particles are not repetitive. Regular, बल्कि इसको ऐसे लिख लें, particles are not repetitive, are irregular. Irregular किसी भी पैटर्न पर अरेंज हो जाएंगे, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, जैसा कंटेनर, जैसी रिक्वायरमेंट, जैसी डिमांड, वैसी ही इनकी शेप चेंज हो जाती है। प्लास्टिक ले लें, लेदर ले लें, ग्लास ले लें ना, सॉल्ट, सॉल्ट आप देखते हैं, सॉल्ट हमेशा एक ही तरह से रहता है, डेफिनेट शेप। तो इनका इनडेफिनेट शेप है। Second difference on the basis of melting point. अब आप जब भी सॉल्ट लें या कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड लेंगे, हमेशा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? शार्प। शार्प का मतलब एग्जैक्ट। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि वहां पर यूनिफॉर्म फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जब भी लेंगे हमेशा सेम पर ही क्या होगा? मेल्ट हो रहा होगा। जबकि अमॉर्फस के साथ ऐसा नहीं है, शार्प नहीं होता, इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वाइड रेंज। रेंज किसे कहते हैं? लोअर लिमिट टू हायर लिमिट। यानी ऐसे 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर एग्जाम्पल 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, जबकि क्रिस्टलाइन में क्या होता है? एग्जैक्ट होता है। क्या एग्जैक्ट? 67, 56, 75, 36। और यहाँ पे क्या होगा? हाँ जी, कभी 50 से 100 के दरमियान, और जो है वो कभी 125 से 180 के दरमियान। नहीं, तो इनकी एक रेंज होती है, आप एग्जैक्ट कभी भी नहीं बताते। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्सेस नहीं। फोर्सेस क्या होती हैं? वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कहीं पे ज्यादा और कहीं पर कम। क्रिस्टल की तरह नहीं कि एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी, तो वहां पे फोर्सेस भी क्या रहेंगी? सेम। इसका थर्ड वन पॉइंट जो आपके सामने बनता है, that is according to cleavage and cleavage plane. ये क्या होता है भाई? क्लेवेज। क्लेवेज का मतलब होता है टूट जाना, एंड क्लेवेज प्लेन, प्लेन जिस डायरेक्शन में टूट रहा है। इस क्लेवेज और क्लेवेज प्लेन का मतलब क्या होता है? बिग क्रिस्टल्स, यानी बड़े जो क्रिस्टल्स होंगे, इनटू स्मॉलर
with identical shape. बड़े क्रिस्टल्स छोटे क्रिस्टल्स में तोड़ दिए जाएं, लेकिन उनका शेप क्या रहे, सेम। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने अभी फर्स्ट वन एग्जांपल आपके सामने जो ली, वो क्यूबिक था। आप ज्योमेट्रिकल शेप जानते हैं, क्यूबिक है। मैं इसको वर्टिकली ब्रेक करूं तो इक्वल पार्ट्स, मैं इसको हॉरिजॉन्टली ब्रेक करूं तो इक्वल पार्ट्स। कोई ऐसा सॉलिड हो जो हेक्सागोनल शेप में हो, अगर मैं उसे वर्टिकली क्या करूं, ब्रेक करूं, दो इक्वल पार्ट्स। मैं उसे मैं उसे हॉरिजॉन्टली ब्रेक करूं तो दो इक्वल पार्ट्स, वर्टिकली करूं तो दो इक्वल पार्ट्स। हर तरह से मैं जिस डायरेक्शन में उसे ब्रेक करूं इक्वल पार्ट्स। लेकिन एमॉर्फस में देखिए, शेप ही हैप्पैज़र्ड है। अब आप जब उसे डिवाइड करेंगे तो उसके पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे। तो क्या आपके पास क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में आपके पास कोई क्लीवेज या क्लीवेज प्लेन नजर नहीं आता। सही। तो ये ब्रेक नहीं, ये अगर ब्रेक होंगे भी तो इक्वली ब्रेक नहीं होंगे, इक्वली पार्ट्स पे ब्रेक नहीं होंगे। यानी डू नॉट ब्रेक डाउन एट फिक्स्ड क्लेवेज प्लेन। तो क्लेवेज का मतलब टूटना, और ये जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो मैं तोड़ने की जो एंगल्स बता रही हूँ, जो डायरेक्शन बता रही हूँ, इस डायरेक्शन में टूटता है, उसे हम कहते हैं क्लेवेज प्लेन। जबकि अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करूं तो बिल्कुल इसमें ऐसा हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि इनका फिक्स शेप है और इनके पर्टिकुलर क्या होते हैं, एंगल्स। नेक्स्ट वन इज सिमेट्री। फोर्थ वन है, इसके बाद लास्ट वन, फिफ्थ वन प्रॉपर्टी होगी, दैट इज एनाइसोट्रॉपिक। सिमेट्री क्या होती है? आप किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को उठाएंगे और उसे एक्स डायरेक्शन से देखें, उसे वाई डायरेक्शन से देखें, उसे जेड डायरेक्शन से, आप उसे रोटेट करते जाएंगे अपने हाथ में, उससे उसकी अपीयरेंस चेंज नहीं होगी, अपीयरेंस रिमेन सेम। ये उनकी अपीयरेंस क्या रहेगी, सेम। एट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस से देखें। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं दे पोजेसेस सिमेट्री। सिमेट्री मतलब सेम है। तो इसका मतलब है एमॉर्फस तो कभी भी सेम नहीं हो सकते, वो एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन रखते ही नहीं है। तो उसे तो अब अगर आप अपवर्ड देखें, डाउनवर्ड देखें, कोई प्लास्टिक का ग्लास देख लें, कोई प्लास्टिक पॉट देख लें, कोई ग्लास कंटेनर देख लें, उसकी अपीयरेंस क्या होगी, डिफरेंट होगी ना। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, एसिमेट्रिकल, दे आर एसिमेट्रिकल सॉलिड्स। इन डिफरेंसेस में एक पॉइंट रहता है बेटा, जिस पर मुझे तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट चाहिए जिसे समझाने के लिए, तो मैं उसे जल्दबाजी में नहीं समझाऊंगी। एंड द पॉइंट इज एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।